दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आप सबको पता है कि मार्केट में घटनासार जो है वो 17 तारीख को ही आ गई थी। तो आज मैं इसका वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पर आपको राष्ट्रीय परिदृश्य, यूपी परिदृश्य और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जो है वो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सिर्फ जितना मैंने अंडरलाइन करा है सिर्फ आपको उतने पे ही ध्यान देना है और पहली नज़र में ये चीज़ों को पढ़ना है, फिर बाद में आप इसको डिटेल में पढ़ते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य। सबसे पहले दोस्तों देखिए, हम स्वच्छ संरक्षण की बात करते हैं। तो जहाँ पर मैंने टिक लगाया, अंडरलाइन किया है, वहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले 8वां संस्करण था। ठीक है। फिर 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में जो है ये 7वीं बार इंदौर जो है वो भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। और इंदौर के साथ साथ जो गुजरात है उसको भी प्रथम रैंक प्रदान की गई है। देखिए यहाँ पे दोनों एक एक पे इंदौर और सूरत जो है, गुजरात का जो सूरत है उसको मिला है। अब जब 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी की बात कर लेते हैं तो उसमें मिला है सबसे पहले सासवाड़ महाराष्ट्र को। ठीक है। फिर उसके बाद से हम यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो 5 राज्य हैं, जिनमें राज्य में अगर हम बात करें तो सबसे पहले महाराष्ट्र को मिला है। और उत्तर प्रदेश का दोस्तों यहाँ पर 9वां स्थान है। ठीक है। और अगर उत्तर प्रदेश के 5 गंगा नहर की बात की जाए, गंगानगर की बात करी जाए, तो सबसे पहला जो है वाराणसी को मिला है, फिर दूसरा प्रयागराज को मिला है। अगर छावनियों में बात करी जाए दोस्तों तो ये मोह छावनी को मिला है। ठीक है। मोह छावनी को सबसे स्वच्छ छावनी का जो है वो खिताब मिला है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में 20 शहरों में से। ठीक है। सिर्फ 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में उत्तर प्रदेश का जो नोएडा है वो दोस्तों 14वें स्थान पर है। ठीक है। चंडीगढ़ सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर है, यानी कि चंडीगढ़ कौन सा शहर है, सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर जो है वो घोषित किया गया है। ठीक है। फिर इसके बाद से जो नोएडा है वो 5 स्टार शहर में मतलब काउंट किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए एक गीत मतलब जो है वर्ष 2024 के दौरान जो है वो निकाला गया है। उस गीत को गाया है कैलाश खेर ने और उस गीत का नाम है नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। ठीक है। अब दोस्तों आ जाते हैं दूसरे पे जो कि है पीएम जनमन। तो दोस्तों पीएम जनमन जो है वो 18 राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेश अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के निवास करने वाले 75, कितने समुदायों को, 75। अच्छा, 75 देखने से सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर लिखा है कि एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में कितने अनुसूचित जनजाति जो हैं उनकी आबादी पाई जाती है। तो ये है 10.45 करोड़। कितनी है, 10.45 करोड़। और जो पीएम जनमन है वो 18 राज्यों और अंडमान निकोबार के द्वीप समूहों में निवास करने वाले 75, कितने समुदाय, 75 के पीवीटीजीज यानी पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को कंसर्न में रखते हुए जो है वो बनाया गया है। ठीक है। इसमें क्या होगा, 1500, आने वाले 3 वर्षों में 1500 करोड़ रुपए जो है वो उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक। और ये बात याद रखना है कि जो पीएम जनमन है वो 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के खूंटी जिले से चालू किया है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जनजातीय गौरव दिवस कब है तो वह है 15 नवंबर को। ठीक है। अब आ जाते हैं 9 मंत्रालय हैं। 9 मंत्रालय के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को, ठीक है, जिसमें कि जो नोडल मिनिस्ट्री है आपकी वो है केंद्रीय जनजातीय कार्यालय मंत्रालय। ठीक है। बाकी जो है वो इसके कोऑर्डिनेटिंग रहेंगे। ठीक। अब आ जाते हैं यहाँ पे नमो ड्रोन दीदी योजना। ठीक है। तो सबसे पहले एक तो ड्रोन दीदी से ही नाम याद आ जाना चाहिए कि ये किसी वुमेन से रिलेट कर रहा है। और जब वुमेन से रिलेट करती है बात तो वहीं पे हम बात कर लेते हैं एसएचजी की, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की। तो ये जो नमो ड्रोन दीदी योजना है ये फर्टिलाइजर्स के लिए है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो देखना है, जो जिससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा आयातक, इम्पोर्टर किसका, फर्टिलाइजर्स का, वो हमारा कौन है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है। फिर उसके बाद से क्या करना है, उसके बाद से यहाँ पर आप देखिए किसके लिए किया जा रहा है। तो ड्रोन का उपयोग हम लोग बेसिकली तरल नैनो उर्वरक यानी कि लिक्विड नैनो फर्टिलाइजर्स और नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के लिए हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। ये कब लॉन्च किया गया, ये 29 नवंबर को लॉन्च किया गया था। ठीक है। 30 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला किसान ड्रोन का केंद्र का शुभारंभ किया। कब किया, 30 नवंबर 2023 को। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, मतलब सेंट्रल स्कीम गवर्नमेंट की ये योजना है। ठीक है। जिसमें जो है 15,000 चयनित एसएचजीज को जो है वो ड्रोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि 1500 ड्रोनों में से जो 500 ड्रोन है वो कंपनियां उपलब्ध कराएंगी और बाकी की जो 14,500 है वो आपकी केंद्रीय जो है वो उपलब्ध कराएगी। और इसी के साथ में देखिए नीचे से सेकंड लास्ट पॉइंट कि स्पष्ट है कि इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षित करने के लिए उन्हें ड्रोन दीदी के में रूपांतरित किया जाएगा, मतलब उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है।
तो ये था हमारा नमो ड्रोन दीदी योजना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 राज्यों में जो है वो विधानसभा चुनाव हुए हैं। 5 राज्य कौन-कौन से हैं जो मैंने अंडरलाइन करा है। छ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिज़ोरम, राजस्थान और तेलंगाना, ठीक है? इसमें सबसे पहले जो नोटिस करने वाली चीज़ है वो ये है कि सिर्फ़ छत्तीसगढ़ में ही जो है वो 2 चरण के चुनाव हुए हैं। बाकी सारे मध्य प्रदेश, मिज़ोरम, राजस्थान और तेलंगाना में जो है वो एक-एक चरण के चुनाव हुए हैं। छत्तीसगढ़ से सीटें कितनी थी? 90 सीटें थी। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे। देखिए, चरण 1 और चरण 2 में मैंने अंडरलाइन किया है, लगाया गया है। अब छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की एक और खासियत है कि इसमें जो चुनी चिरई है उसको शुभंकर घोषित किया गया है। ठीक, और उसके बाद से क्या है कि कौन बने हैं यहाँ के सीएम जो हैं वो बने हैं विष्णुदेव साय। ये कितने नंबर के मुख्यमंत्री थे? तो ये 14वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ये जो है वो पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। ठीक, और इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? कुनकुरी। और यहाँ के उप मुख्यमंत्री कौन बने हुए हैं? आपके अरुण और विजय। यानी कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन मुख्यमंत्री बने हैं? अभी बने हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 2 चरणों में हुआ था, 90 सीट्स हैं। ठीक, उसके बाद से क्या है, चुनाई चिरई इनका जो है वो शुभंकर घोषित किया गया है। फिर उसके बाद विष्णुदेव साय यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और उसके बाद ये चौथे मुख्यमंत्री हैं और पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। और कुनकुरी इनका जो है विधानसभा क्षेत्र है। अरुण साव और विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री, और जो इसके पूर्व मुख्यमंत्री थे रमन सिंह, उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक, इससे ज़्यादा नहीं देखना है। चलिए आगे आते हैं। ये है मध्य प्रदेश। देखिए दोस्तों, मैंने ऊपर साइड में लिखा भी हुआ है, तेलंगाना का दिख नहीं रहा है। तो मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 200 सीटें। राजस्थान में कितनी है आपकी? मध्य प्रदेश में 230 है। राजस्थान में कितनी है? 200 है। मिजोरम में कितनी है? 40। छत्तीसगढ़ में कितनी है? 90। और तेलंगाना में 119 सीटें। तो चलिए मध्य प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। कुल सीटें दोस्तों मध्य प्रदेश में कितनी है? वो है 230 सीटें। ठीक है, जिसमें से 35 जो है वो अनुसूचित जातियों के लिए है और 47 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जनजातियों के लिए है। अब यहाँ पे देखिए, आपको देखने की बात यह है कि जो यहाँ के सीएम बने हैं वो कौन बने हैं? मोहन यादव। तो म से मध्य प्रदेश और म से मोहन यादव, ये कहाँ के थे? भोपाल में बने हैं। ठीक है, और इनका जो क्षेत्र था वो कौन सा था? उज्जैन दक्षिणी क्षेत्र था। ठीक है, फिर उसके बाद से अगर हम यहाँ के बात करें उप मुख्यमंत्री की, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला जो है वो उप मुख्यमंत्री बने। यानी कि इसमें मध्य प्रदेश में कौन उप मुख्यमंत्री बना है? जरा। ठीक, फिर आगे आ जाते हैं मिज़ोरम की। तो जब मिज़ोरम की बात करते हैं तो मिज़ोरम में कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चरण में चुनाव हुआ है। ठीक, फिर उसके बाद से आपका आ जाता है कि ये जो यहाँ के जो सबसे पहले देख लेते हैं जो मुख्यमंत्री थे वो कौन से पार्टी से बिलोंग करते थे। तो वो जेडपीएम पार्टी से बिलोंग करते थे, यानी कि जोरम पीपुल्स मूवमेंट से। ठीक है, फिर उसके बाद है कौन बना है यहाँ का? 8 दिसंबर 2023 को लाल दुहोमा बने हैं। कौन बना है मिज़ोरम का मुख्यमंत्री? लाल दुहोमा बने हैं। साथ ही साथ लाल रिनपुई जो है मिज़ोरम की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी है। अब जब पहली आ गई और महिला भी आ गई तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मिज़ोरम के लाल दुहोमा और लाल रिनपुई जो हैं वो ये 2 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। ठीक, अब उसके बाद से आ जाते हैं, थोड़ा कुछ लाल दुहोमा के बारे में फैक्ट्स जान लेते हैं। तो इनका कौन सा विधानसभा क्षेत्र था? सरचित था। ये पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और 1988 में दल बदल कानून के अंतर्गत इनको अयोग्य घोषित किया गया था और ये पहले लोकसभा सांसद थे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं राजस्थान के चुनाव पे। तो राजस्थान में अभी हमने देखा 200 सीटें हैं। ठीक है, 34 जो हैं अनुसूचित जातियों के लिए और 25 सीटें जो है वो अनुसूचित जनजातियों के लिए। ठीक, फिर उसके बाद से जो क्या कहते हैं, इसमें दोस्तों गौर करने की बात ये है कि पहले 199 क्षेत्रों में जो है वो चुनाव कराए गए थे। एक क्षेत्र जो है वो बाकी रह गया था। यहाँ पर आप देखिए, अगर आप देखें तो थर्ड पॉइंट जो है कि राजस्थान के श्रृंगार नगर जिले स्थित करणपुर विधानसभा, ये पूछ सकता है कि राजस्थान के कौन से जिले का जो चुनाव है वो सबसे बाद में हुआ है। तो यही जो है वो 200वां विधानसभा क्षेत्र था जिसका नाम क्या है? करणपुर। ठीक है, फिर उसके बाद से जो है यहाँ पे भारतीय बीजेपी को बहुमत मिली है और भजन लाल शर्मा, ठीक है, इसके मुख्यमंत्री बने हैं। और इनका कौन सा क्षेत्र था? सांगानेर। करणपुरा में क्या हुआ है? सबसे लास्ट चुनाव हुआ है, लेकिन जो मुख्यमंत्री बने हैं उनका क्षेत्र कौन सा है? सांगानेर क्षेत्र बना है। ठीक है, और ये प्रथम अवसर है जब श्री शर्मा विधायक के रूप में निर्वाचित हुए हैं। ये उतना बस देख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उप मुख्यमंत्री कौन कौन बनी है? दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। ठीक है, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा जो हैं वो वो उप मुख्यमंत्री बने और वासुदेव देवनानी जो है वो विधानसभा अध्यक्ष जो हैं
चुने गए। ठीक, अब आ जाते हैं तेलंगाना पे। तो तेलंगाना में टोटल सीटें कितनी हैं, देखिए हाईलाइटेड दिया हुआ है यहाँ पे 119 सीटें। ठीक, 119 सीटें हैं। और इसके इसके मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो अनुमुला रेवंत रेड्डी। ठीक है, ये नाम देखते ही आपको पता चल जाएगा, ये दूसरे मुख्यमंत्री है। और इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा था, कोडंगल। अब आ जाते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है अनुच्छेद 370 पर सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय। देखिए 370 जो है वो हमारा जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, दूसरी लाइन में दिया हुआ है कि वर्ष 1949 में इसे अस्थायी प्रावधान के रूप में संविधान में जोड़ा गया था। तो ये पूछा जा सकता है कि किस वर्ष इसे जो है अस्थायी प्रावधान के रूप में जोड़ा गया था, तो वो वर्ष है 1949। ठीक, अब आ जाते हैं इसमें क्या हुआ है दोस्तों, कि स्मरणीय तथ्य में आते हैं। 11 दिसंबर 2023 को भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें 5-0 के जो है वो फैसले से सर्वसम्मत फैसले में केंद्र सरकार द्वारा संविधान का जो 370 है और 35A है, इसको निरस्त करने का निर्णय जो है उसको वैध बताया है। ठीक, अब ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन थे। तो DY जस्टिस चंद्रचूड़ के अंडर में मतलब ये चीज़ हुई है। उनके साथ कौन कौन थे, तो कौल थे, खन्ना थे, और गवई थे, और सूर्यकांत थे। ठीक है, फिर आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, इसमें जो सीट पे अब आ जाते हैं। सीट की जब हम बात करें तो पहले था 107। तो 107 से बढ़ा करके कितनी सीटें कर दी गई हैं, 114 सीटें कर दी गई हैं। 7 सीटें अनुसूचित जाति की और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति की। ठीक है, फिर उसके बाद से आ जाते हैं तो जम्मू और कश्मीर की विधानसभा की वास्तविक सीटें 83 से 90 बढ़ा करके कर दी गई हैं। ठीक है, और इसमें से क्या है, जो 43 सीटें हैं वो जम्मू की हैं, और 47 सीटें जो हैं वो कश्मीर की हैं, और शेष जो 24 सीटें हैं वो पाकिस्तान यानी कि POK के लिए क्या हो गई हैं, संरक्षित कर दी गई हैं। अब आते हैं दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है मेरा युवा भारत। तो मेरा युवा भारत को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं माई भारत, और ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ठीक है, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ से जो है इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये एक स्वायत्त निकाय है। ठीक, ये एक स्वायत्त निकाय है। और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इसमें जो युवा श्रेणी है, युवा श्रेणी यानी कि 15 से 29 वर्ष के लोगों को यहाँ पर युवा माना गया है। और अगर हम देखें तो एक स्पेशल केस में जो एडोलसेंट है, यानी कि 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग के लिए भी यहाँ पे जो है वो मतलब चीज़ें जो है लाभान्वित है। एक इम्पॉर्टेंट जो मुझे यहाँ पर वर्ड दिख रहा है दोस्तों, वो है देखिए यहाँ पे फिजिटल। तो फिजिटल ये पूछा जा सकता है कि किससे रिलेटेड है, तो फिजिटल जो है वो माई युवा भारत से रिलेटेड है। और फिजिटल को अगर हम तोड़ेंगे तो फिजिटल का मतलब हो जाएगा फिजिकल प्लस डिजिटल। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिजिटल का मतलब। अब है आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन। सबको पता है दोस्तों, अगर नहीं भी पता होगा तो भी मैं बता दे रही हूँ कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है वो कब शुरू हुआ था, तो वो शुरू हुआ था हमारा 12 मार्च 2021 को। और इसका समापन जो है, इसका भी समापन यानी कि माई युवा भारत और आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन दोनों का ही कब हुआ है, 31 अक्टूबर 2023 को। और 31 अक्टूबर 2023 को ही हम लोग कौन क्या मनाते हैं, ये नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं। अब थोड़ा सा एक कुछ और इम्पोर्टेंट्स डेट्स हैं उनको हम याद कर लेते हैं। तो अभी जस्ट हमने बताया कि 15 नवंबर को क्या है, जनजातीय गौरव दिवस। 26 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, वीर बाल दिवस। किसकी शहादत की याद में मनाते हैं, तो साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह, मतलब जोरावर सिंह और फतेह सिंह की जो शहादत है उनमें हम लोग मनाते हैं वीर बाल दिवस। और 14 अगस्त को हमारा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, क्योंकि सबको पता है भारत पाकिस्तान अलग हुए थे। ठीक है, अब फिर से आ जाते हैं इस पे। तो जो हमारा ये है आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन, तो आ जाते हैं इसके अंडर कुछ जो है केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को जो है वो कुछ अवार्ड्स मिले हैं। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है, मतलब सबसे प्रथम स्थान पर रहा है, वो है जम्मू और कश्मीर। उसके बाद है आपका गुजरात, और तीसरा है आपका हरियाणा और राजस्थान। ठीक है, फिर उसके बाद से देखिए अगर हम मंत्रालयों की बात करें तो पहला मंत्रालय को मिला है विदेश मंत्रालय, दूसरा रक्षा मंत्रालय को मिला है, और तीसरा रेल मंत्रालय और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को मिला है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो 31 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर अमृत महोत्सव स्मारक का भी जो है वो शिलान्यास किया है। ठीक है, अब कुछ आ जाते हैं मेरी माटी मेरा देश के फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए इसकी तीसरी लाइन में आप आ जाइए। तो जो मेरी माटी मेरा देश है वो 9 अगस्त से लेके 31 अक्टूबर 2023 तक मनाया गया है। ठीक है, और ये किस मंत्रालय के द्वारा मनाया गया, तो केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो है वो किया गया है।
ठीक, फिर उसके बाद से क्या है, इसके अंदर जो है वो थीम क्या रखी गई है, टैगलाइन क्या रखी गई है, मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन। बस इतना ही देखना है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग नमो भारत ट्रेन, भारत की पहली रैपिड रेल सेवा। ठीक है, तो भारत की पहली रैपिड रेल सेवा जो है ये कहाँ से कहाँ तक चलाई जा रही है, तो ये दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, यानी कि दिल्ली से मेरठ गाजियाबाद होते हुए चलाई जाएगी। चलिए कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। तो ये 20 अक्टूबर को जो है वो लॉन्च की गई है। दिल्ली से मेरठ के लिए जो है वो गलियारे का प्राथमिकता वाले खंड जो है उनका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और क्या देख लेना है इसमें ये देख लेना है कि मतलब साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक को जोड़ने का वाली ये नमो भारत रैपिड ट्रेन है। ठीक, बस इतना ही थोड़ा सा देखना है और नहीं, और थोड़ा सा स्पीड देख लेते हैं। तो भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली की डिजाइन गति, इसकी जो स्पीड है वो है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आ जाते हैं गांगे डॉल्फिन। तो उत्तर प्रदेश का क्या बनी है, ये जीव बनी। सबसे पहले गांगे डॉल्फिन का जो हम लोग है मतलब गंगेस डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम हो जाता है वो हो जाता है हमारा प्लांटानिस्टा गैंगेटिका। ठीक है, ये पूछ सकता है कि उसका आप साइंटिफिक नेम बताइए, तो वो है प्लांटानिस्टा गैंगेटिका। अब जो है हमारी वो फ्रेश वाटर में मतलब मीठे पानी में 4 डॉल्फिन की जो है वो प्रजातियां पाई जाती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं, यांगसे चीन में हमारी बैजी पाई जाती है। ठीक है, सिंधु नदी में हमारी भुल्लन पाई जाती है, और हमारी जो है अमेजोन में वो बोटो पाई जाती है। ठीक, अब एक और क्वेश्चन आ सकता है कि टाइगर ऑफ गंगेस किसको कहते हैं, तो टाइगर ऑफ गंगेज हम लोग किसको कहते हैं, गांगे डॉल्फिन को कहते हैं। ठीक, ये जो है खास बात ये है कि ये स्तनधारी अंधे होते हैं। ठीक, ये देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये इको लोकेशन के चक्कर में, यानी कि ये क्या छोड़ते हैं, ये एक अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स के वजह से अपना जो है सारा काम वाम करते हैं। ठीक है, फिर अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। देखिए, अब इससे रिलेटेड मतलब डॉल्फिन से रिलेटेड आपको 3 ईयर याद रखने हैं। वो है 2010, 2020 और 2023। तो 2010 को जो है ये हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो अगर पूछ ले कि जो डॉल्फिन है वो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया, तो ये घोषित किया गया 2010 में। ठीक, अब सेम यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पे ये देखिए, तो दिया हुआ है कि 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नदी और समुद्री दोनों डॉल्फिनों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की है। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है वो कब से रिलेटेड हो गया, प्रोजेक्ट डॉल्फिन आपका रिलेटेड हो गया 20 से, यानी कि 15 अगस्त 2020 से। तो डॉल्फिन से रिलेटेड 3 ईयर, 2010 में क्या बनाया गया, इसे राष्ट्रीय जलीय जीव बनाया गया। 2020 में क्या हुआ, क्या लॉन्च हुआ, प्रोजेक्ट डॉल्फिन। और 2023 में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश ने इसे अपना जलीय जीव बना लिया। ठीक, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है वो अंडरलाइन किया हुआ है कि उत्तर प्रदेश की राज्य मछली कौन सी है, ये पूछ सकता है। तो उत्तर प्रदेश की जो चितला है वो क्या बन गई है, राज्य मछली, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इंडियन फेडरबैक। एक और चीज़ पूछ सकता है कि इसका आईयूसीएन स्टेटस पूछ सकता है। तो ये आईयूसीएन की रेड लिस्ट में जो है वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में जो है वो क्या की जाती है, पाई जाती है। ठीक, फिर इसके बाद से हम आ जाते हैं कि घोल मछली अभी सबको पता है कि घोल मछली रिसेंटली कहाँ की राज्य मछली बनी है, तो गुजरात की मछली बनी है। ये एक कैसी है, ये एक और यहाँ से इम्पोर्टेंट डेट निकल कर के आती है, विश्व मात्स्यिकीय दिवस। ये कब मनाया जाता है, 31 नवंबर को, यानी कि वर्ल्ड फिशरीज डे के ओकेजन पर जो है वो घोल मछली जो है गुजरात की राज्य मछली बन गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लास्ट पॉइंट क्या है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये कहाँ खुला है, तो बिहार के भागलपुर जिले में खुला है। ये पूछ सकता है कि विक्रमशिला जो है गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ खुला है, तो बिहार के भागलपुर जिले में खुला है। ठीक, अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अगर पूछेगा कि राष्ट्रीय डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर। ठीक, और अभी हमने देखा क्या कि वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है, तो वो 21 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। इसे मैंने टिक नहीं लगाया, बट जस्ट मैं बता देती हूँ। इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो पहल है वो नवंबर 2023 में केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद मतलब CCRAS, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, नई दिल्ली ने जो है वो नैपुण्य पहल की स्थापना की है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि जो अग्नि है वो अग्नि किससे रिलेटेड है। यूजुअली तो जब हम लोग अग्नि वग्नि की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सैटेलाइट आता है, तो आयुर्वेदिक किसी का नहीं जाएगा। तो आप लोग यहाँ से एक चीज़ को नोटिस कर लें कि जो अग्नि है वो किससे रिलेटेड है, आयुर्वेदिक से है।
इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? आयुर्वेदा ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव। ठीक है, बस इतना देखना है। अब आगे आ जाते हैं, भारतीय भेषज संहिता आयोग पीडीजी का जो है वो सदस्य बना है, यानी कि जो इंडिया है वो इंडियन फार्माकोपोया कमीशन का जो है क्या बना हुआ है, वो सदस्य बना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 से 4 अक्टूबर को फार्माकोपियल वार्ता समूह हुई थी। ठीक है, उसमें जो है वो भारतीय क्या बना हुआ है, सदस्य बना है। ठीक, बस इससे ज़्यादा नहीं देखना है। फिर क्या देखना है, समक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय। ठीक, एक चीज़ आपको और बता दें कि कुंभ मेले के बाद जो समक्का सरक्का है वो दूसरा सबसे बड़ा मेला माना जाता है एशिया का। ठीक है, और ये क्या है, ये एक दूसरा सबसे बड़ा जो जनजातीय मेला है। ये किससे रिलेटेड है, ये आपका है क्या कहते हैं, कोया ट्राइब। किससे रिलेटेड है ये, कोया ट्राइब से रिलेटेड है। 2 वर्षों के लिए होता है और तेलंगाना के मुलुगु जिले में इसको मतलब मनाया जाता है। ठीक है, और क्या है, यहीं पर जो है मुलुगु जिले में ही समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विद्यालय जो है वो बनाया गया है। तो 12वीं शताब्दी के काकतीय शासकों द्वारा सूखे स्थिति के दौरान जनजातीय लोगों पर कर लगाए जाने के विरोध में, ये देखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस देखिए कि सरब समक्का सरक्का किससे रिलेटेड है, तो कोया ट्राइब से। कौन सी जगह से, मुलुगु तेलंगाना से। ठीक, मुलुगु तेलंगाना से। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब यहाँ से एक पूछ सकता है कि हमारा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट है वो कब आया था, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आया था हमारा 2009 में। ठीक, फिर उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो तेलंगाना के मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक, अब आ जाते हैं ट्रैवल फॉर लाइफ, ये अभी तक का इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी दिख रहा है। तो सबसे पहले आ जाते हैं लाइफ का फुल फॉर्म। लाइफ का फुल फॉर्म क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ठीक है, ये यूएनएफसीसी जो है कि पक्षकारों के सम्मेलन में COP26 में इसकी बात करी गई थी। ठीक है, COP26 में जो हमारे मोदी जी हैं उन्होंने लाइफ की बात करी थी। ठीक, तो 20 अक्टूबर 2022 को एकता नगर गुजरात के स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी से इसको इसका औपचारिक शुभारंभ किया गया था। और इसका एक एम है कि वर्ष 2028 तक आते आते भारत में जो है 80% गाँव में स्थानीय शहरी निकाय में जो है वो उनको पर्यावरण अनुकूल बनाया गया है। ठीक है, ये NCDS यानी नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन में शामिल करने वाला पहला देश है। ठीक, अब आ जाते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पे। तो ये UNWTO और UNEP की भागीदारी से जो है वो क्या किया गया है, इसको मतलब उसका उद्घाटन किया गया है। ठीक, बस अब यहाँ पे आ जाते हैं, कुछ चीज़ें देखनी है। देखिए लास्ट लास्ट चीज़ें क्या है, ट्रैवल फॉर लाइफ के अंतर्गत चिन्हित किए गए 8 केंद्रीय विषय थीम्स है। मतलब पूछेगा कि कितने विषय थीम्स है, तो हैं आपके 8। ठीक, अब यहाँ पे आ जाते हैं, ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम को 2 अलग अलग क्षेत्रों के लिए प्रारंभ किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, सबसे पहला तो है कि स्वच्छता के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ, दूसरा है ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ। अब इसमें जो है 108 पर्यटन स्थलों पर संचालित करने की योजना बनाई गई है। ठीक, अब इसमें कुछ देख लेते हैं। तो अगर हम सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम की बात करें तो जो है हमारे स्वर्ण श्रेणी में बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट का जो दावर है, यानी कि जम्मू और कश्मीर का जो दावर है, उसको रैंक फर्स्ट दी गई है। और लास्ट में देखिए इसी में दिया हुआ है कि रजत श्रेणी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश का कुरौना ग्राम शामिल है। कौन सा ग्राम शामिल है, उत्तर प्रदेश का कुरौना ग्राम। अब यहाँ पे देख लेते हैं भारत ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। तो बस इसका ये देखना है कि ये किससे रिलेटेड है, मतलब इसको कौन मतलब करवाता है, NCOL। NCOL क्या है, राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। ठीक, इसका कहाँ पे मुख्यालय है, इसका मुख्यालय है आनंद, गुजरात में। ठीक, बस अब एक और चीज़ यहाँ पे बस देख लीजिए, तीसरी पॉइंट में लास्ट में दिया है कि भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड, मतलब केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के 6 उत्पादों को जारी किया गया। ठीक, 8 नवंबर को ऑर्गेनिक अंडर वन रूफ, ये थोड़ा है देख लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे आ जाते हैं एकता की मूर्ति, एकात्मता की मूर्ति। तो सबसे पहले ये जो है वो आदि शंकराचार्य के नाम से जाना जाते हैं। ठीक है, जो 8वीं शताब्दी के विद्वान वैज्ञानिक थे। ठीक, फिर क्या है, अब आ जाते हैं स्मरणीय तथ्य पे। इनका मतलब कहाँ पे खोला गया है, तो ओमकारेश्वर में खोला गया है। ठीक है, इसको एकात्मता की मूर्ति यानी कि स्टैचू ऑफ वननेस भी बोलते हैं, किसको, आदि शंकराचार्य की जो मूर्ति खोली गई है उसको। ठीक, ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और जो है वो मूर्तियों को देख लेते हैं। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारी कहाँ है, गुजरात है। तिरुवल्लुपुर प्रतिमा कहाँ है हमारी, तिरुवल्लुपुर प्रतिमा कहाँ है हमारी, तो वो है तमिलनाडु में। गोमटेश्वर कहाँ है, तो गोमटेश्वर कर्नाटक। हनुमान मूर्ति नई दिल्ली। भगवान मुरुगन प्रतिमा
ये है तमिलनाडु। और मुरुदेश्वर भगवान की शिव प्रतिमा कहाँ है? कर्नाटक। देखिए, मुरुगन तमिलनाडु में है और मुरुदेश्वर कहाँ है? कर्नाटक में। अब एक और इम्पॉर्टेंट यहीं से आ जाती है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। तो जब भी हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है बी आर अम्बेडकर। तो ये बी आर अम्बेडकर की जो है मूर्ति खोली जा रही है, का उद्घाटन किया जा रहा है। ये है हमारे इंडिया से बाहर, मतलब किसी फॉरेन कंट्री में ये उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा है बी आर अम्बेडकर की, जो कि कहाँ ओपन करी गई है? मैरीलैंड अमेरिका में जो है वो ओपन करी गई है। और ये कितने फीट की है? तो ये 19 फीट की है। ठीक है, ये भारत से बाहर स्थित सबसे ऊंची है प्रतिमा। ठीक, अब आ जाते हैं दूसरे पे। तो ये हमारे है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड में अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा हल्दी कहाँ उगाई जाती है। तो सब सर्वाधिक हल्दी का वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। ठीक, अब स्मरणीय तथ्य में आ जाते हैं। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड जो है वो 4 अक्टूबर को गठित किया गया है। ठीक, और वर्ष 2023 तक आते आते 30 तक आते आते हमारा जो मिशन है वो ये है कि $1 बिलियन तक की हमें इसका उत्पादन को पहुंचाना है। ठीक, अब आ जाते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम। सबको पता होगा दोस्तों कि अभी रिसेंटली हमारा जो है वो नया नया सांसद बना हुआ है, तो उसी के अंडर जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। अब इसमें पूछेगा कि इससे पहले जो है वो किसने मतलब इसको इस बिल के बारे में बात करी थी। तो 11वीं लोकसभा में जो है HD देव गौड़ा ने जो है इसके बारे में बात करी गई थी। ठीक, फिर अब आ जाते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो एक सेकेंड दोस्तों, इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ये जो है वर्ष ये 2023 का कौन सा बिल था? ये बिल था 128वां। और अमेंडमेंट एक्ट कौन सा हुआ है? 106वां। तो ये पूछ सकता है। ठीक, अब यहाँ से आ जाते हैं, इसके अगेंस्ट जो है वो 2 लोग थे। तो कौन कौन था? एक असुद्दीन ओवैसी और सैयद इम्तियाज जलील। यानी ओवैसी और जलील जो है वो क्या थे? इसके मतलब अगेंस्ट थे। ठीक, नए संसद भवन का ये पहला विधेयक है और इसकी डेट भी इम्पोर्टेंट है। इसकी डेट इम्पोर्टेंट क्या है कि ये कब पारित करा गया है? इसके बारे में कब पारित बात की गई है? 19 सितंबर को ये लाया गया और 20 सितंबर को इसे क्या किया गया? पारित किया गया। ठीक है, और इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो नाम दिया गया। ठीक, फिर अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो इसके अंदर जो है कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। तो 239 AA में जो है वो संशोधन किया गया है और अनुच्छेद 330A, 332A और 334A को क्या किया गया है दोस्तों? इसमें जोड़ा गया है। ठीक, बस, इससे ज़्यादा नहीं इसमें बाकी। और कितने वर्षों की अवधि के लिए है ये? 15 वर्षों की अवधि के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं आयुष्मान भव इस पे अभियान पे। तो ये जो है वो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के दृष्टिकोण में प्राप्त करने के लिए है। इसमें ये पूछ सकता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब की है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो हमारी है वो 2017 की है। और ये मिशन कौन सी है? SDG से रिलेटेड है। तो ये SDG 3 से, यानी कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग से जो है वो क्या है? रिलेटेड है। अब लास्ट में देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि इसके 4 स्तंभ शामिल हैं। चारों स्तंभ को आपको याद करना ज़रूरी है। तो ये है HWC यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। दूसरा आ जाएगा आपका PM जय। ठीक, PM आपका PM अभीम और PM ABDM, जिसके बारे में अभी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 4 स्तंभ हैं इसके। ठीक, फिर उसके बाद से क्या है? 23 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर गुजरात से वर्चुअल माध्यम से जो है वो इस अभियान की जो क्या की थी? शुरुआत करी गई थी। ठीक, अब देख लेते हैं आरोग्य मंथन। तो वर्ष 2023 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, मतलब ये आरोग्य मंथन जो है उसके 5 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। और ये आरोग्य मंथन जो है वो किसके अंडर आता है? तो ABPM जय के अंडर में आता है। ठीक है, और वर्ष जबकि 27 सितंबर 2023 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी कि ABDM की दूसरी वर्षगांठ थी। ठीक, अब इससे ज़्यादा नहीं देखना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में। देखिए, सर्वाधिक संख्या का उपचार कहाँ पे कराने वाला कौन सा राज्य बना है? केरल। बड़े राज्यों में बात करें तो केरल, और छोटे राज्यों में बात करें तो मेघालय। ठीक, और केंद्र शासित की श्रेणी में अगर हम बात करें तो ये है पुडुचेरी। ठीक, और जो हमारा आयुष्मान कार्ड बनवाने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया है? तो आयुष्मान कार्ड जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर बने हैं? आयुष्मान कार्ड सबसे ज़्यादा बने हैं हमारे असम में। ठीक, अब देख लेते हैं मिथुन को खाद्य पशु का दर्जा। तो मिथुन को जो है वो खाद्य पशु का दर्जा दिया गया है। सबसे पहले इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। इसको क्या कहा जाता है? कैटल ऑफ द माउंटेन्स, यानी कि पर्वतों का पशु इसको कहा जाता है। ठीक, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में। अब 2019 के अनुसार भारत में जो मिथुन की कुल संख्या है वो है 3.8 लाख। ठीक, अब आ जाते हैं
1 सितंबर को जो है घोषणा की गई है कि हम लोग ICAR ने प्रत्येक 1 सितंबर, मतलब किसने घोषणा करी है? ICAR ने, राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र ने करी है कि हम लोग 1 सितंबर को क्या मनाएंगे? मिथुन दिवस मनाएंगे। मिथुन के मास को हम लोग क्या कहते थे? ऋषि कह देते हैं। बस अब ये ऊपर ऊपर से देखना है कि सांची जो है वो भारत का पहला सौर शहर हुआ है। तो भारत का पहला सौर शहर कौन हुआ है? तो दोस्तों सांची हुआ है। ठीक, भारत का पहला सौर शहर जो है वो सांची हुआ है। और क्या देखना है इसमें? और इसमें ये देखना है कि मोढेरा जो है, ठीक, मोढेरा जो है वो पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है। ठीक, ये मोढेरा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इस पे, NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा, बस इतना देखना है, उससे ज़्यादा नहीं। फिर स्वच्छ वायु संरक्षण, तो स्वच्छ वायु संरक्षण की जब हम लोग बात करते हैं तो स्वच्छ वायु कार्यक्रम किसके मंत्रालय से है? तो यह है वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से। ठीक, और क्या है कि 7 सितंबर 2023 को नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि कौन से अंतर्राष्ट्रीय दिवस के दिन? 7 सितंबर को क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। ठीक है, अब इसके बस रिपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। तो 10 लाख से अधिक की श्रेणी में किसको दिया गया है? सबसे पहला किस में है ये देखिए वायु सर्वेक्षण में है। सबसे पहला मध्य प्रदेश, दूसरा जो है हमारा वो आगरा है। ठीक, अब दूसरी श्रेणी में हम जब बात करें तो 3 से 10 लाख की जब हम बात करें तो ये आ जाता है इसमें सबसे पहले अमरावती महाराष्ट्र का, और दूसरा जो है हमारा मुरादाबाद हो गया हमारे उत्तर प्रदेश का। ठीक है, फिर श्रेणी 3 में परवाणु, बस ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। और जब हम इससे बात करें कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या रही है तो 10 लाख से अधिक में दूसरे स्थान पर कौन आया है? आगरा। 3 से 10 लाख में कौन आया है दूसरे स्थान पर? मुरादाबाद। और 3 से कम में कौन आया है? तो रायबरेली आया है। ठीक, बस अब ये इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। ये जो है भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन, सबको पता है ये IECC की संकल्पना को जन्म दिया है, मतलब इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर। ठीक है, इसका कहाँ पे मतलब वो किया गया इनॉग्रेशन? तो इसका इनॉग्रेशन किया गया है दोस्तों हमारे नई दिल्ली में। हम सबको पता है कि G20 में हमने खूब लाइव चैनल्स देखे हैं। तो जो वहाँ पे जो बिल्डिंग दिखाई दे रही थी वो किसकी थी? वो थी भारत मंडपम की। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये मतलब भगवान बसवेश्वर से क्या है? रिलेटेड है। बस इतना ऊपर ऊपर से देखिए। फिर अब आ जाते हैं, इससे इम्पोर्टेंट एक और फैक्ट है कि यही भारत मंडपम में ही आपने अगर ध्यान से उसको देखा होगा G20 समिट को, तो वहाँ पे नटराज की मूर्ति दिख रही है। तो नटराज की मूर्ति जो है वो सबसे विश्व की सबसे टॉलेस्ट नटराज की स्टैचू लगाई गई है। कहाँ पे? भारत मंडपम में, जो कि कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। और ये कितने फिट की है? तो 28 फिट की है, अष्टधातु से बनाई गई है। ठीक है, इसके मूर्तिकार कौन थे? राधा कृष्ण। ठीक, फिर कौन सी टेक्निक से बनाया गया है इसको? तो लॉस्ट वैस कास्टिंग मेथड से। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। तो प्रधानमंत्री ने अपने बर्थडे के दिन यानी कि 17 सितंबर 2023 को जो है इसकी शुरुआत करी थी। ठीक है, और ये कौन से इस योजना के अंतर्गत, देखिए सबसे पहले तो ये है कि ये सेंट्रल सेक्टर की एक नई योजना है। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर की ये योजना है। और कितने रुपए इसको आवंटित किए गए हैं? तो 1300 करोड़ रुपए जो है वो उसको निर्धारित किए गए हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को नोडल मंत्रालय जो है वो नियुक्त किया गया है। ठीक, और फिर क्या है यहाँ पे आप देखिए तो 18 व्यवसाय को ये मतलब टारगेट करता है। ठीक, अब क्या है? एंटरप्राइजेस विकास ऋण यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब 5% के उससे जो है वो 3 चरणों में इनको क्या करे 2 चरणों में क्या करे जाएंगे? पैसे आवंटित किए जाएंगे। तो पहले चरणों में कैसे आवंटित किया जाएगा? पहले चरण में 1 लाख रुपए आएंगे, दूसरे चरण में क्या आएंगे? 2 लाख रुपए तक जो है वो दूसरी किश्त में आएगी। ठीक, एक और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको कितने स्तरों पर लागू किया गया है। तो यूजुअली तो हम देखते हैं, हमारे ध्यान में आएगा कि भाई स्टेट होगा, फिर उसके बाद से ब्लॉक होगा, तब विलेज, तब डिस्ट्रिक्ट ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं है। यह है हमारा पहले राष्ट्र में आएगा, राष्ट्र से राज्य में, और राज्य से जिले स्तर पर इसका फ्रेमवर्क बनाया गया है। ठीक, अब आ जाते हैं हमारा प्रथम ABDM माइक्रोसाइट। ABDM का फुल फॉर्म क्या है? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है, ये 5 वर्षों की अवधि के लिए जो है वो बनाया गया है। किसके अंडर में है? मतलब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अंदर इसको बनाया गया है। ठीक, फिर उसके बाद से क्या करना है कि 100 माइक्रोसाइट परियोजना जो है वो लॉन्च की गई है। और इसको क्या देखना है कि आइजवाल मिजोरम जो है वो प्रथम ABDM माइक्रोसाइट को जो है वहाँ से लॉन्च किया गया है। ठीक, बस अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग
इस पे इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता, ठीक है। स्मार्ट सिटीज़ की अगर हम बात करें तो अगेन दोस्तों, इसको भी, इसमें भी कौन जीता है, इसमें भी जो है वो इंदौर जीता है सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी, देखिए। और दूसरा कौन जीता है, सूरत। और तीसरा है हमारे यूपी का आगरा। अगर राज्य पुरस्कार की बात करी जाए तो सबसे पहले किसको मिला है, ये मध्य प्रदेश को मिला है, ठीक। चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है, ठीक है, किसके अंडर में दोस्तों, स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड्स। बस उसके बाद से आ जाते हैं अमृत भारत ट्रेन स्टेशन योजना। इस योजना में क्या है कि जो रेलवे स्टेशन हैं उनका मतलब रेनोवेशन किया जाएगा, उनको सुंदर वंदर बनाया जाएगा। तो 1309 स्टेशनों को जो है वो चिन्हित किया गया है। अब इसमें पूछेगा कि यूपी के कितने हैं, तो यूपी के 156 जो है वो स्टेशन है। उसके बाद महाराष्ट्र में 126 और बंगाल में जो है वो 98 रेलवे स्टेशन है, ठीक है। अब इसमें क्या स्मरणीय तथ्य है कि अमृत भारत स्टेशन योजना का जो पहला चरण होगा उसमें 508 रेलवे स्टेशन को क्या किया गया है, चुना गया है, ठीक। अब इसमें यहाँ पे देखिए लास्ट पॉइंट जो है, इसमें उत्तर प्रदेश का कितना रहेगा, यानी कि पहले चरण में उत्तर प्रदेश का कितना रेलवे स्टेशन आएगा, तो आएगा हमारा 55, ठीक। बस अब राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक, एक प्रगति समीक्षा 2023। अगर हम वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो ये यूएनडीपी मतलब निकालती है, लेकिन हम यहाँ पर इसको अपने राष्ट्र लेवल पर अगर बात करें तो इसका कौन नोडल मंत्री होता है, इसका नोडल मंत्री होता है नीति आयोग, ठीक। बस उसका द्वितीय संस्करण था। और जो है ये एनएफएचएस मतलब राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण 5 पर आधारित है, ये जो हमारा गरीबी रिपोर्ट है। और इसमें क्या वो बात करी गई है, इसे बात करी गई है कि जो हमारा एनएफएचएस 4 है और एनएफएचएस 5 है उसके मध्य जो गरीबी में परिवर्तन हुए हैं उसको भी दर्ज किया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे इसका तीसरा पॉइंट जो है हमारा कि रिकॉर्ड है 13.5 करोड़ यानी कि 135 मिलियन लोग जो हैं वो बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। वाह कितनी अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश में कितने करोड़ लोग जो हैं मुक्त हुए हैं, 3.43 करोड़, ठीक। अब वर्ष 2015-16 में जो भारत के बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की जो संख्या थी वो थी 24.85, जबकि वर्ष 19-21 में कितनी हो गई, 14.96। मतलब सीधा सीधा अगर देख सकते हैं तो 10 का अंतर आ रहा है, यानी कि 25 से क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें ये देखना है कि कितने लोग गरीबी कम हुई है, तो 9.89 यानी कि 24 और ये 14 का जब डिफरेंस यहाँ पे निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9.89, ठीक। बस अब इसमें अगर हम देखें प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज़्यादा किस में है, बिहार में है। और उत्तर प्रदेश का इसमें चौथा स्थान है, ठीक है। फिर उसके बाद से हम यहाँ पे अगर देखें तो बहुआयामी में केरल जो है सबसे मतलब कम गरीबी जनसंख्या कहाँ पर है हमारी, केरल में पाई जाती है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो दादर और नागर हवेली, दमन और दीव जो है उसमें सर्वाधिक है 9.21%, और पुडुचेरी में सबसे कम, ठीक है। फिर उसके बाद से हम बात करें यूपी के बारे में बात करें तो यूपी का जो सबसे ज़्यादा गरीब जिला है वो कौन सा है, बहराइच। और सबसे कम जिला कौन सा है, 6.93। और जो महाराजगंज है उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो गरीबी में कमी आई है, कितनी परसेंट आई है, 29.64, ठीक। अब वैश्विक वैभव फेलोशिप योजना, इसके सिर्फ फुल फॉर्म देख लीजिए तो वैभव जो है वो वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक से जो है वो रिलेटेड है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। फिर उसके बाद से आ जाते हैं माहिर पे। तो माहिर का जो फुल फॉर्म है, सबसे पहले तो ये रिसर्च से रिलेटेड है, तो इसका फुल फॉर्म है मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, ठीक। माहिर किससे रिलेटेड है, तो मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च से जो है वो रिलेटेड है। ये हमारी केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और सौर ऊर्जा मंत्रालय के की संयुक्त रूप की जो है वो योजना है, ठीक। मतलब कलेक्टिव योजना है। तो कब का टारगेट है, 5 वर्ष का, 23-24 से लेके 27-28 तक का, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 जून मनाया जाता है। इसमें देखना है सबसे पहले कौन है, केरल है हमारा। उसके बाद उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। और अगर हम ऐसे कुल प्रांतों के आधार पर 3 छोटे राज्य की बात करें तो उसमें सर्वाधिक किस में है, गोवा में है, ठीक है, खाद्य सूचकांक, ठीक। और जम्मू और कश्मीर में अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो, ठीक। निष्पाद ग्रेडिंग सूचकांक ये जो है वो मतलब समझिए कि स्कूल और शिक्षा साक्षरता विभाग से रिलेटेड है, ठीक है। 10 ग्रेडों पर इसको देना है और इसमें जो उत्तर प्रदेश है वो आकांक्षी 2 की श्रेणी में आता है, ठीक। ये एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़िए, आगे देखिए।
अब आ जाते हैं नए संसद भवन की जो है वो उद्घाटन करा गया है। तो संसद भवन का जो उद्घाटन किया गया है वो क्या, पहला जो था वो कौन बनाया था, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने बनाया था 1931 में, जिसका नाम था क्या, सेंट्रल विस्टा। ठीक है। अब क्या है, 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन का जो है वो उद्घाटन किया है और कितने रुपए का सिक्का जारी किया है, 75 रुपये का सिक्का और स्मारक डाक टिकट को जो है वो जारी किया है। हम सब ने देखा था टीवी पे कि संगोल सेंगोल जो है वो इसका एक मतलब वहाँ पे स्थापित किया गया है। और कितनी सीटें इसमें मतलब अलॉट हुई हैं, तो 888 सीटें जो हैं वो राज्यसभा में। ठीक। और 344 सदस्यों के बैठने की जो है वो क्षमता होगी राज्यसभा हॉल में, सॉरी लोकसभा में 888 और राज्यसभा में कितनी होंगी, 384। ठीक। अब ये देखना है कि जो हमारा नया संसद भवन है उसका लोकसभा की थीम क्या है, तो पीकॉक है। राज्यसभा की थीम क्या है, लोटस है। और जो पूरा प्रांगण है वो बरगद के पेड़ पे जो है वो डिपेंडेंट है। ठीक। अब हमारे आते हैं उड़ान 5.2, यानी जो ये किसकी है, पहली बार देश की राष्ट्रीय नागर विमान नीति यानी कि नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी कब पहली बार हुई थी, तो ये हुई थी 2016 में। ठीक है। फिर इसका वो क्या था, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक। और पहली उड़ान कहाँ से हुई थी, तो शिमला से दिल्ली की हुई थी। ठीक। बस। फिर उसके बाद क्या देखना है, ये देखना है कि हेली समिट 25 जुलाई 2023 को केंद्रीय नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खजुराहो मध्य प्रदेश से हेली शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो हेली शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ से हुआ है, तो खजुराहो से हुआ है। ठीक। कर्नाटक विधानसभा चुनाव इतना वो नहीं है, इसको छोड़िए अभी। इस पर आते हैं ऑपरेशन समुद्रगुप्त। तो दोस्तों ऑपरेशन समुद्रगुप्त अगेन ये कंफ्यूजिंग है और आने के इसके चांसेस हैं। ये हमारा समुद्र से रिलेटेड नहीं है, ये हमारा कौन कर रहा है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा जो है वो ऑपरेशन समुद्रगुप्त है। ठीक। और क्या है, नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना है। समुद्रगुप्त में क्या है, नशीले पदार्थों की तस्करी को क्या करना है, रोकना है। ठीक है। फिर उसके बाद से यानी कि किससे रिलेटेड है ऑपरेशन समुद्रगुप्त, तो नशीले पदार्थों को रोकने से जो है वो क्या है, रिलेटेड है। अब इसमें एक चीज़ देख लेते हैं, सबको पता होगा कि एक हमारा बनता है गोल्डन ट्रायंगल, एक हमारा बनता है गोल्डन क्रिसेंट। तो गोल्डन ट्रायंगल मतलब एमएलटी, यानी कि हमारा क्या हो गया, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। और जब गोल्डन क्रिसेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा है पाई, यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। ठीक। पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र, तो ये कहाँ पर ओपन करा गया है, चंडीगढ़ में। बस। मणिपुर हिंसा की बात करें तो क्या कहते हैं, घाटी और पहाड़ी के बीच में जो है वो हिंसा थी, और किन कौन से ग्रुप थे एथनिक, मैती, नगा और कुकी चिन। ठीक। फिर उसके बाद से यहाँ देख लें तो मणिपुर हिंसा की जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया गया है, तो अजय लांबा आयोग बनाया गया है। और शांति समिति का गठन किसके उसमें अंडर में किया गया है, तो अनुसुईया उइके। ठीक। बस। फिर उसके बाद से राष्ट्रीय विनिर्माण निवेशन, ठीक है, ये किसके तरफ है, NMIS नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे है ये। ठीक है। और इसमें जो है वो फर्स्ट कौन आया है, तो इसमें फर्स्ट जो है हमारा कर्नाटक आया है और उत्तर प्रदेश का जो है वो 8वां स्थान है। तो भारत में जल निकायों की जो है प्रथम जनगणना की गई है, तो 18% जनसंख्या जो है वो निवासित है और इसमें मात्र 4% ही जो है वो भारत में विद्यमान है। ठीक। जल निकायों की बात करें तो एक और एक कौन सी मंत्रालय का है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। ठीक। और सबसे ज़्यादा जल निकायों की बात हम करें तो कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है। शहरी क्षेत्रों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी। और उत्तर प्रदेश का जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में दूसरा स्थान है और शहरी क्षेत्र में जो है वो चौथा स्थान है। अब लास्टली अगर पॉइंट देख ले इसका, तो लिखा है कि 97.98% जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है और 2% ही किस में है, शहरी क्षेत्रों में है। उत्तर प्रदेश की जल निकायों की बात है, तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। अब इसको ऊपर से देखना है, केंद्रीय जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो केरल बना है। ठीक। बस। अब राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति जो है वो कब की है, तो 2023 की है। और इसमें 4 चिकित्सा उपकरण पार्क जो है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में जो है वो खोले जाएंगे। बस। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा बना है, तो आजकल जम्मू कश्मीर बहुत आगे चल रहा है, तो वही बना है अरगम, बांदीपुरा जिले का जो है अरगम। अभी इसके पहले हम लोग देखे थे दोस्तों, जो दाबर था, दाबर बांदीपुरा, वो कहाँ पे था, आप सबको कमेंट करके बताइए। ठीक है। तो बांदीपुरा जिले का अरगम गांव जो है ये बना है इंडिया का लार्जेस्ट बुक विलेज। ठीक। और अगर हम बात कर लें यहाँ पे
तो झारखंड का जो जामताड़ा जिला है उसमें हर गांव में पुस्तकालय बनाने वाला पहला देश और पहला जिला बना है। ठीक है। फिर उसके बाद से क्या है, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना जो है वो क्या है, 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो फैला हुआ है। कौन कौन सा, सबको पता है अरावली कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में। इसके अंडर बस क्या है कि जो उसके 5 किलोमीटर के एरिया में बस हमें उसको पूरा क्या कर देना है, ग्रीनरीज फैला देनी है, यानी कि ग्रीन वॉल बना देना है। ठीक। अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट दिवस आ जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 21 मार्च को बस। उसके बाद है उत्तर प्रदेश की खाद्य प्रसंस्करण नीति कब की है, तो ये 2022 से लेकर 27 तक की। ठीक है। इसमें टारगेट क्या है कि 6% से 20% करना है। ठीक। और क्या है, ये हमारे उत्तर प्रदेश में टर्शियरी लेवल किया जाती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। इसका एक सबसे पहले पॉलिटिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं, पॉलिटी का बैकग्राउंड। तो कोई भी मतलब अगर पार्टी है, ठीक, उसको किसी भी 4 राज्य में, ठीक है, किसी भी 4 राज्य में, ठीक, अगर उसको 6% से ज़्यादा, ठीक, वोट मिलते हैं और उसने लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें जीती हों। वोट कितने मिलने चाहिए, 6%। ठीक। और लोकसभा की सीट कितनी होनी चाहिए, कम से कम 4 सीट। तब वो किसके अंडर आ जाएगा, वो हमारा राष्ट्रीय पार्टी का जो है वो टैग ले लेगा। तो अभी रिसेंटली कौन बना है, आम आदमी पार्टी बना है, सबको पता है। आम आदमी पार्टी का साइन जो है वो क्या है, चिन्ह, वो है झाड़ू। ठीक। अब इसमें अब हमें वर्तमान समय में 6 हो गए नेशनल पार्टीज, कौन कौन से, आईएनसी, बीजेपी, बीएसपी, सीपीआईएम और एनपीपी। और आप इसका दोस्तों पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, आप वहां से जा करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये सिर्फ देखना है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो अरुणाचल प्रदेश के किबिथु से स्टार्ट किया गया है बस। फिर आगे आते हैं, मेघालय त्रिपुरा निर्वाचन, ये नहीं देखना है, इसको छोड़ते हैं। आगे आते हैं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है इसका ये 3रा संस्करण है। ठीक। बस इससे ज़्यादा नहीं कुछ इतना देखना है। फिर इसके बाद से आ जाते हैं, एमवी गंगा विलास, विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज कौन सा बना है, एमवी गंगा विलास। अगर आपसे पूछे कि नेशनल वाटरवेज एक्ट कब का है, तो वो है 12 अप्रैल 2016 का। और 111 जलमार्ग जो है वो हमारे वर्तमान समय में जो है वो मतलब हैं, जिसमें से जो 11 है वो क्या है, 11 हमारा सिर्फ और सिर्फ यूपी में है। ठीक है। एमवी गंगा विलास सबसे लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज विश्व का। ठीक। और ये कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, असम के डिब्रूगढ़ जिले के बेगी बोल जिले में जाकर पूर्ण होगी। ठीक है। वाराणसी से चली थी। ठीक। फिर उसके बाद से यहाँ पे देख लें आप, केरल जो है वो उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है। और अगर भाषा पूछा जाए तो मलयालम। ठीक। दूसरा रहते हैं हुबली जंक्शन विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो क्या बना है, हुबली जंक्शन। इसके पहले कौन सा था दोस्तों, वो मुझे कमेंट करके बताएं। और जितने लोग गोरखपुर से वीडियो देख रहे हैं वो लोग कमेंट में हाय ज़रूर लिखें। ठीक। तो हुबली जंक्शन जो है वो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है। ठीक। कितने मीटर का, 1507 मीटर का बस। अब आ जाते हैं कोल्लम पे। तो कोल्लम जो है भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। बस ये 1 लाइनर से, इनको ऐसे ही देखना है। ठीक। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। वर्ष 2047 तक भारत का जो है वो एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाना है। ठीक। और 2070 तक हमने नेट जीरो का टारगेट जो है वो ले रखा है। ठीक। इसके अंदर हमें क्या करना है, 125 गीगावाट की जो है वो एनर्जी कैपेसिटी जो है वो बढ़ानी है। और 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन जो है वो क्षमता भी विकसित करनी है। ठीक। बस अब वायनाड जो है वो सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला क्या बन गया है, पहला जिला बन गया। तो कौन बन गया है, वायनाड बन गया है। ठीक। भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपसंचार, ठीक, संयंत्र। इसमें देखिए 3 सीवेज सिस्टम आ जाते हैं, एक डोमेस्टिक, एक इंडस्ट्रियल, एक स्टॉर्म। ठीक। तो ये कहाँ बना है, तिरुपति नगर निगम। ठीक। एक और चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट देखने वाली है, वो कहाँ गई जी, ये रहा कि ये फर्स्ट पॉइंट देखिए, लिक्विड लार्जेस्ट लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है कहाँ पे, तिरुपति में। ठीक। तिरुपति में कहाँ, विनायक सागर झील के जल में पुनः उपयोग के उद्देश्य में स्थापित किया जाएगा। तो विनायक सागर झील कहाँ पर है, ये है हमारा तिरुपति में। ठीक। अब उसके बाद से हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला संयंत्र। ठीक। तो ये जो है वो
बस ऐसे ऊपर ऊपर से देख लीजिए कौन से सोसाइटी के लिए है। तो ये विवेरिया कॉन्डोमिनियम जो है वो पहला बना है, जो हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र जो है वो इंस्टॉल कर रहा है। ठीक, कौन सा? हमारा ये विवेरा कॉन्डोनियम। ठीक। फिर केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया। कौन बन गया? केरल। केरल आजकल बहुत अच्छे काम कर रहा है। अब एक और चीज़, अभी पीछे हमने देखा था ना दोस्तों, अग्नि कार्यक्रम। अग्नि किससे रिलेटेड था? वो आयुर्वेदिक से रिलेटेड था। अब यहाँ पे आ गया है स्मार्ट कार्यक्रम। तो ये स्मार्ट भी जो है वो किससे रिलेटेड है? अग्नि से। ये दोनों में से कोई एक दोस्तों फंस सकता है क्योंकि कंफ्यूजिंग है। स्मार्ट से भी किसी का ध्यान नहीं जाएगा कि आयुर्वेदास की बात हो रही है, और अग्नि से भी नहीं जाएगा कि आयुर्वेदास की बात हो रही है। तो स्मार्ट का फुल फॉर्म देख लेते हैं। स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स। ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है? आयुर्वेदिक रिसर्च से, बस। और कौन सी मंत्रालय? तो आयुष मंत्रालय। ठीक। फिर बस ये था दोस्तों हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को जो है वो आर्थिक परिदृश्य को जो है वो कवर करूँगी, क्योंकि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो वीडियो का जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है अपलोड कर दूँगी। बार बार दोस्तों इसको 2x की स्पीड पर आप देखते रहें। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आपके फंस जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।